हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NF टू सक्सेस पर। हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास कर रहे हैं। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 4 राजवंशों में से 3 राजवंश संगम वंश, सालुव वंश और तुलु वंश के बारे में कहानी की तरह समझेंगे। और मुझे यकीन है कि अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया कहानी की तरह, तो आपको यहाँ से अलग कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं मिलेगा। इतने सारे फैक्ट्स हैं यहाँ पर ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में आपसे नहीं छूटेगा। आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 15 तक करेंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उसका अभ्यास भी हो जाए। अभ्यास करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अभ्यास भी करें प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और अराविडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। सबसे पहले हम लोग संगम वंश को समझेंगे। इस वंश को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे से समझना पड़ेगा, ताकि जो है ये अच्छे से समझ में आए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई कैसे। तो चलिए इसको जो है अच्छे से समझते हैं। 14वीं शताब्दी के प्रथम चरण में होयसलों के अतिरिक्त लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया जा चुका था। ये वही समय है मोहम्मद बिन तुगलक का, और दिल्ली सल्तनत पे जो है तुगलक वंश का शासन चल रहा था। परंतु मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दक्षिण में सर्वाधिक विद्रोह हुए। इन विद्रोहों का दमन करने के लिए एवं सत्ता की मजबूती के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दौलताबाद बनाई एवं विजित प्रदेशों को प्रांतों में विभाजित किया। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरसप ने कर्नाटक में विद्रोह कर दिया, जिसे स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण जाकर दबाया। परंतु बहाउद्दीन भागकर कंपिली के शासक के पास पहुंच गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपिली को जीतकर सल्तनत में शामिल कर लिया। कंपिली विजय अभियान में ही मोहम्मद बिन तुगलक कंपिली राज्य से हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों को बंदी बनाकर लाया था। कंपिली विजय के कुछ समय बाद ही दक्षिण भारत में अनेक विद्रोह हुए। जैसे आंध्र में प्रोलाय एवं कपाय नायक नामक 2 भाइयों ने विद्रोह कर दिया। मदुरा के तुगलक सूबेदार जलालुद्दीन एहसान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। होयसलों ने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस स्थिति का लाभ उठाकर कंपिली ने भी विद्रोह कर दिया। आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र सभी जगह विद्रोह भड़क उठे। दक्षिण के विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को मुक्त कर सेनापति बनाकर दक्षिण के अभियान पर भेजा। हरिहर एवं बुक्का ने कंपिली के विद्रोह को दबाया। इसी बीच हरिहर एवं बुक्का विद्यारण्य नामक संत के संपर्क में आए। विद्यारण्य ने अपने गुरु विद्यातीर्थ की अनुमति से हरिहर एवं बुक्का को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया। 1336 ईस्वी में हरिहर ने हम्पी हस्तिनावती राज्य की नींव रखी। इसी वर्ष अनेगोंडी के निकट विजयनगर शहर की स्थापना की एवं विद्यारण्य एवं सायण की प्रेरणा से संगम वंश की स्थापना की। तो चलिए अब जो है हम लोग संगम वंश को समझते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह संगम वंश की स्थापना हुई। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की। संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। इसका शासनकाल था 1336 से 1356 ईस्वी तक। इसने पहली राजधानी अनेगोंडी को बनाया तथा बाद में विजयनगर को दूसरी राजधानी बनाया। हरिहर प्रथम ने होयसल राज्य को अपने राज्य में मिलाया। इसके शासनकाल में बहमनी और विजयनगर के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा रायचूर के किले पर अधिकार करने के बाद प्रारंभ हुआ। हरिहर प्रथम के बाद उसका भाई बुक्का राय प्रथम शासक बना। इसका शासनकाल था 1356 से 1377 ईस्वी तक। अभिलेखों में इसे पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। बुक्का प्रथम ने मदुरा को विजयनगर साम्राज्य में शामिल किया। इस विजय को उसके पुत्र कुमार कंपन द्वारा पूर्ण किया गया था। बुक्का के पुत्र का नाम कुमार कंपन था, जिसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति द्वारा मदुरा विजय को अपने ग्रंथ मदुरै विजयम में वर्णित किया था। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। बुक्का प्रथम ने वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण को अपने दरबार में आश्रय दिया था। इसके बाद हरिहर द्वितीय शासक बनता है। हरिहर द्वितीय का शासनकाल था 1377 से 1404 ईस्वी तक। यह विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था, जिसने महाराजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। कनारा, मैसूर, तिरुचिनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीनना था। हरिहर द्वितीय शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था।
इसके बाद जो है देवराय प्रथम शासक बनता है। देवराय प्रथम का शासनकाल था 1406 से 1422 ईस्वी तक। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली। देवराय प्रथम सुनार की बेटी नामक युद्ध में बहमनी शासकों से पराजित हुआ और अपनी पुत्री का विवाह बहमन शासक फिरोज शाह के साथ कर दिया और दहेज के रूप में बांकापुर क्षेत्र फिरोज शाह को दे दिया। देवराय प्रथम ने तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण दिया था। श्रीनाथ ने हरविलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। इटली का यात्री निकोलो कोंटी इसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। इसके बाद देवराय द्वितीय शासक बनता है। देवराय द्वितीय का शासनकाल था 1422 से 1446 ईस्वी तक। इसने गजवेटकर की उपाधि धारण की थी। देवराय द्वितीय ने कोंड बिंदु का दमन किया एवं वेलेम के शासक को विजयनगर की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती करना प्रारंभ किया एवं 2000 तुर्की धनुधरों को सेना में भर्ती किया। देवराय द्वितीय के समय फारस ईरान का राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, जो ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में भारत आया था। देवराय द्वितीय ने कवि श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि दी और उसको सोने के सिक्के से तोला। इसके बाद मल्लिकार्जुन शासक बनता है। मल्लिकार्जुन का शासनकाल था 1446 से 1465 ईस्वी तक। इसने गजवेटकर और प्रण देवराय की उपाधि धारण की थी। इसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। इसने बहमनी शासक अलाउद्दीन प्रथम एवं उड़ीसा के गजपति शासक कपिलेश्वर के संयुक्त आक्रमण को विफल किया था। इसके शासनकाल में चीनी यात्री माहुयान विजयनगर आया था। विरूपाक्ष द्वितीय यह विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य पर प्रथम विजय प्राप्त की। इसके बाद सालू वंश शुरू होता है। सालू वंश का शासनकाल था 1485 से 1505 ईस्वी तक। सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था। सालू नरसिंह का शासनकाल था 1485 से 1491 ईस्वी तक। इसके सिंहासन पर बैठने के कुछ वर्ष बाद ही उड़ीसा के शासक पुरुषोत्तम गजपति ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया था तथा सालू नरसिंह को बंदी बना लिया था। बाद में नरसिंह द्वारा मुक्ति की याचना पर उसे छोड़ दिया। उदयगिरी पर गजपतियों का अधिकार हो गया। सालू नरसिंह ने अरब व्यापारियों से अधिक घोड़े आयात करने को प्रोत्साहन दिया। इसके बाद इमादी नरसिंह शासक बना। इमादी नरसिंह का शासनकाल था 1491 से 1505 ईस्वी तक। यह सालू नरसिंह का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। यह अल्पायु का था, अतः सालू नरसिंह का सेनानायक नरसा नायक इसका संरक्षक बना। अवसर पाकर सेना नायक ने सत्ता हथिया ली एवं स्वयं शासक बन बैठा। नरसा नायक ने चोल, चेर एवं पांड्य शासकों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह की हत्या कर दी। इस घटना को द्वितीय बलापहार द्वितीय अपहरण कहा गया और इस प्रकार सालू वंश समाप्त हो गया। वीर नरसिंह ने विजयनगर के तीसरे राजवंश तुलु राजवंश की स्थापना की। तुलु वंश का शासनकाल था 1505 से 1570 ईस्वी तक। इस वंश में कुल 6 शासक हुए, जिन्होंने कुल 60 वर्षों तक शासन किया। वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि धारण की। कृष्णदेवराय, इनका शासनकाल था 1509 से 1529 ईस्वी तक। 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा यह विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। अदोनी का युद्ध 1509-10 ईस्वी में हुआ। बीदर के सुल्तान महमूद शाह ने विजयनगर राज्य पर आक्रमण किया। कृष्णदेवराय ने महमूद शाह की सेना को अदोनी के निकट बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध में बीजापुर का सुल्तान यूसुफ आदिल शाह मारा गया। यूसुफ आदिल की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी इस्माइल गद्दी पर बैठा। इस स्थिति का लाभ उठाकर कृष्णदेवराय ने रायचूर एवं गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया एवं बीदर पर आक्रमण करके बहमनी शासक महमूद को कासिम बरीद के अधिकार से निकालकर पुनः सिंहासन पर बैठाया। इस उपलक्ष्य में कृष्णदेवराय ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री एडवर्ड बारबोसा एवं डोमिंगो पायस ने विजयनगर की यात्रा की। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर एवं चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने अपनी पत्नी की स्मृति में हासपेट नगर बसाया था। 1520 ईस्वी तक कृष्णदेवराय ने विजयनगर के सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया था। कृष्णदेवराय की कुछ रचनाएं हैं, जैसे अमुक्तमाल्य तेलुगु में, जामवती कल्याण संस्कृत में एवं ऊषा परिणय। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। इनका नाम जो है अगले वीडियो में हम बता देंगे। आप चाहे तो कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर ऐसे ही याद कर लीजिएगा।
यहाँ से भी पेपर बन सकता है। इसे जो कुछ भी मैंने यहाँ पे फैक्ट्स बताए हैं, इतने फैक्ट्स को तैयार करने में बहुत समय लगता है। तो मेरे वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये सब आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करने में। जो भी हिस्ट्री की बेसिक बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, इतने सारे फैक्ट्स में होते नहीं हैं। इसको जो है अलग अलग जगह से कलेक्ट करना पड़ता है। अच्युत देव राय, इनका शासनकाल था 1529 से 1542 ईस्वी तक। मृत्यु से पहले कृष्णदेव राय ने अच्युत देव राय को उत्तराधिकारी घोषित किया था, परंतु कृष्णदेव राय के जमाता राम राय ने अपने साले सदाशिव को शासक बनाना चाहता था। इससे गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। इस गृह युद्ध के संकट से रक्षा के लिए अच्युत देव राय ने राम राय को शासन में सहयोगी बनाया। इसी समय उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्र गजपति एवं बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल ने विजयनगर पर आक्रमण किया। अच्युत ने गजपति के शासक का आक्रमण विफल कर दिया, परंतु इस्माइल आदिल ने रायचूर एवं मुदगल पर अधिकार कर लिया। इसके बाद गोलकुंडा के शासक ने भी आक्रमण कर दिया। अच्युत ने गोलकुंडा को भी पराजित किया। अच्युत ने बीजापुर को हराकर रायचूर एवं मुदगल को पुनः जीत लिया, किंतु राजधानी वापस लौटने पर राम राय ने अच्युत को बंदी बना लिया एवं स्वयं को शासक घोषित कर दिया। परंतु जब राम राय दक्षिण में एक अभियान पर गया तो अच्युत अपने साले तिस्मल की सहायता से कारागार से भाग निकला एवं स्वयं को शासक घोषित कर दिया। बाद में इब्राहिम आदिल शाह ने अच्युत एवं राम राय के मध्य समझौता करवाया। अच्युत की मृत्यु के बाद सत्ता उसके साले सलकराज तिस्मल के हाथ में आ गई। बाद में राम राय ने इब्राहिम आदिल शाह के साथ मिलकर तिस्मिल को पराजित कर दिया। अच्युत के भतीजे सदाशिव को गद्दी पर बैठा दिया गया। इन्हीं के समय में पुर्तगालियों ने तूतीकोरिन के मोती उत्पादक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। इनके समय पुर्तगाली यात्री नूनीज ने भारत की यात्रा की और कुछ समय तक इनके दरबार में भी रहा था। सदाशिव राय 1542 से 1570 ईस्वी तक। सदाशिव राय के शासनकाल में सत्ता राम राय के हाथ में रही। राम राय ने बड़ी संख्या में मुसलमानों की भर्ती प्रारंभ की। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश से संबंधित जो कुछ और फैक्ट्स रह गए हैं वो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। अभी चलिए प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न उत्तर कर लेंगे तो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है इसका अच्छे से अभ्यास हो जाएगा और ये याद भी हो जाएगा साथ ही साथ। तो चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी 1336 ईस्वी में। जिसकी व्याख्या देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का काम्पिली राज्य में मंत्री थे। प्रश्न नंबर 2, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का जो है विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर राज्य की। प्रश्न नंबर 4, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर प्रथम। जिसकी व्याख्या देखते हैं। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता भगवान विरूपाक्ष की है। प्रश्न नंबर 5, अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा देवी। ये जो है कुमार कंपन की पत्नी थी। जिसकी व्याख्या देखते हैं। 1377 ईस्वी बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। प्रश्न 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया। ये कथन सही है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। कथन 2, वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। ये भी कथन सही है। कथन 3, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। ये भी सही है।
कथन 4, कृष्णदेवराय के उत्तरवर्ती उनके भाई अच्युत देवराय थे। ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालुओं ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं नवीन राजवंश सालुओं वंश की स्थापना की। उसने 6 वर्षों तक शासन किया। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालुओं के पुत्र इमाड़ी नरसिंह सालुओं वंश का अंतिम शासक को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलुओ वंश की नींव डाली। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेवराय 1509 से 1529 ईस्वी सिंहासनासीन हुआ। कृष्णदेवराय का उत्तराधिकारी उसका चचेरा अर्ध भाई अच्युत देवराय हुआ, जिसने 1529 से 1542 ईस्वी तक शासन किया। अतः उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 8, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध राजा कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेवराय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया था तथा वारंगल, कोंडबिंदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। प्रश्न नंबर 9, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। जिसकी व्याख्या देखते हैं। कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने आंध्रभोज की भी उपाधि धारण की थी। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेडन्ना सर्वप्रमुख था, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वारोचित, संभव और मनुचरित है। कृष्णदेवराय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेवराय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 10, इनमें से किसे आंध्रभोज भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय को आंध्रभोज भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेवराय। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय से संबंधित थे। 12, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। प्रश्न नंबर 13, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागलपुर। कृष्णदेवराय ने नागलपुर नगर की स्थापना की। प्रश्न 14, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की। सही है कथन। कथन 2 है, कृष्णदेवराय को आंध्रभोज के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कथन सही है। कथन 3 है, उनके दरबार को अलसानी पेडन्ना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। ये जो है कथन गलत है। ये तो सही है कि उनके दरबार को अलसानी पेडन्ना नामक राजकवि सुशोभित करता था, परंतु जो यहाँ पे तमिल लिखा हुआ है, तमिल की वजह से जो है ये सेंटेंस गलत हो गया है, क्योंकि वो जो है संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। ठीक है, तो तमिल लिखा हुआ है इसलिए ये गलत हो गया है। तो अब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है। इसके दरबार को तेलुगु के 8 महान कवि एवं विद्वान अष्टदिग्गज सुशोभित करते थे। कृष्णदेवराय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि था। उनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेवराय ने आंध्रभोज की उपाधि धारण की थी। उनके दरबार को अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में प्रमुख अलसानी पेडन्ना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वारोचित, संभव और मनुचरित है। प्रश्न 15, विजयनगर की प्रसिद्ध
हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेवराय। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेवराय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। व्याख्या देखते हैं। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेवराय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।